मुख्तार अंसारी वो नाम था जिसका बड़ा आतंक था इस जिले में, दहशत थी लोगों के मन में। मुख्तार अंसारी अपने क्षेत्र के बड़े लोगों को बुलाते थे, चचा ये 2 लाख रुपया रख लीजिए। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने मिलकर हमें इतना प्रताड़ित किया, हमें जेल जाना पड़ा, हमारे भाई पे मुकदमे, पूरे परिवार पे मुकदमे। उनके लड़के हमको सुबह घर से ले जाते थे, रात में लाकर हमको घर छोड़ते थे, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद एक फोन भी नहीं उन्होंने किया हमको। आप क्लास पढ़ा रहे थे, आपके पास एक फ़ोन आता है और फिर पता चलता है, आपको भी खबर आती है कि पारसनाथ राय गाजीपुर के प्रत्याशी हैं। फिर हम मीडिया के लोग गूगल करते हैं, नाम ही नहीं मिलता है आपका। प्रधानमंत्री जी को तो उस दिन मैंने उनके चरणों में शीश नवाया जिस दिन उन्होंने लाल किले की प्राचीर से घर घर शौचालय की बात कही। अफजाल अंसारी ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी आपके बेटे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। जी। आप भी उत्तराधिकारी घोषित करेंगे? अंत में उनको अपनी लड़की नजर आई, अपना भतीजा भी जो मुख्तार अंसारी जिसको शहीद कह रहे हैं, उसका लड़का भी तो है, वो भी तो नजर आना चाहिए। तो लोकसभा चुनाव 2024 और 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीट गाजीपुर। गाजीपुर को इस तरीके से भी देखा जाता है कई बार कि ये मुख्तार अंसारी या अंसारी परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमेशा से उनकी बादशाहत को चुनौती देते आए हैं मनोज सिन्हा। 2019 में वो अफजाल अंसारी से चुनाव हार गए थे, जो कि सपा और बसपा का गठबंधन था, लेकिन 2024 में बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है पारसनाथ राय को। तो पारसनाथ राय जी हमारे साथ हैं, हम उनसे ज़रा बातचीत करके ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि 2024 के चुनाव में स्थितियाँ 2019 से कितनी अलग हैं। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इत्तेफाक रखते हैं कि अंसारी परिवार का गढ़ है, जिसको नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में अब कहा जैसा जाता है कि वो माना जा सकता है, लेकिन उसको थोड़ा दूसरे आप दृष्टि से भी देखिए। जैसे कोई व्यक्ति अवसरों की तलाश करता रहता है, अंसारी परिवार कभी भी एक स्थिर जगह से चुनाव नहीं लड़ पाए। वो कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक जीती, 4 बार विधायक रहे वो और 2 बार सांसद। कम्युनिस्ट पार्टी से थे, फिर मुलायम सिंह के पास गए 96 में। जी, फिर बसपा, सपा, फिर सपा। ये जब जैसा अवसर देखते हैं वैसी परिस्थितियां बना लेते हैं और चुनाव निकल जाता है उनका। इस बार तो फिर उन्होंने अवसर देख लिया है समाजवादी पार्टी का, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। आपको ये बात याद होगी कि 2019 में मनोज सिन्हा जी चुनाव हार गए, लेकिन 2014 की अपेक्षा वो 1,48,000 वोट अधिक पाई थी। अगर दोनों अलग अलग रहे होते, दोनों क्यों कहें, सपा बसपा अब प्रत्याशी की खुद की जाति का वोट जो एक भी दाएं बाएं नहीं गया, ये तीनों वोट मिलकर गाजीपुर का जो सामाजिक समीकरण है वो 50% से आसपास है, उस पर ऊपर भी कह दीजिए हो जाता है। लेकिन आज की परिस्थिति बदली हुई है। वो केवल सपा के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के। बसपा उनसे अलग है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अब ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हो चुके हैं, उनकी पार्टी का भी काफ़ी वोट है यहाँ। अब वो परिस्थिति आज की नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ, मनोज सिन्हा जी का जो 14 से 19 तक किया गया विकास का काम है, वो सबसे बड़ा प्रभावी सिद्ध हो रहा है मेरे लिए। अब सब लोग कहते हैं भैया वो गलती, अब पिछली गलती अब हम नहीं करने वाले हैं। मतलब क्योंकि हम लोग यही आसपास के ही हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि 2014 से 2019 में जो छवि मनोज सिन्हा की बनी थी जी, जिस तरह से विकास पुरुष का तमगा दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी थी, रेल राज्य मंत्री, संचार मंत्री दोनों थे, और जिस तरीके के काम हम लोगों ने स्टेशन पे खास तौर से देखे जी, रेलवे को लेकर के, कभी लगा नहीं था कि वो हार जाएंगे। बड़ा प्रत्याशित था वो। प्रत्याशित था, लेकिन कुछ गलतियां हुई थी क्या आप लोगों से? गलतियां तो कुछ नहीं थी। आप कल्पना करिए कि प्रतिदिन शनिवार और रविवार, शुक्रवार की शाम को ट्रेन पकड़ते थे, जब पार्लियामेंट चलती थी तब भी, और शनिवार को सुबह सैदपुर के रास्ते पर जो पार्लियामेंट सटती है बनारस से, वो अपने पार्लियामेंट में प्रवेश करते थे। दोपहर का भोजन किसी कार्यकर्ता के यहाँ, दिन भर घूमते हुए रात्रि का भोजन भी किसी वर्कर के घर,
रात्रि यही जो डाक बंगला है अफीम फैक्ट्री का, उसमें निवास करते थे। रविवार को सुबह आम जनता की समस्याएं सुनना, उसका निवारण करना, और फिर रात्रि का भोजन किसी कार्यकर्ता के घर करते हुए रात को पटना राजधानी जो 11 बजे रात में, 1 बजे रात, 11:30 बजे रात में जाती है, दौड़ कर पकड़ते थे उसको और फिर सोमवार को पार्लियामेंट पहुंच जाते थे। आज वर्तमान के जो प्रत्याशी हैं, एक दिन वो पूछ रहे थे मीटिंग में कि आपने मास्टर साहब को देखा? लोग कहते नहीं देखा। तो मुझे लगा कि मुझे भी पूछना चाहिए। हमने पूछा कि 5 वर्ष में आपने सांसद जी को कहीं देखा आपने? लोगों ने कहा हमने नहीं देखा। हमने कहा देखना दिखाना किसका काम है, मेरा कि उनका? सांसद तो लोगों ने कहा कि उनका काम है। हमने कहा 5 वर्ष वो जनता के बीच रहे नहीं। पार्लियामेंट में भी हमने सुना कि साथ 13 ही 14 दिन रहे, बहुत दिन पार्लियामेंट में उपस्थिति उनकी नहीं है। तो थे कहाँ, ये कौन पूछेगा? मेरा काम तो क्लास पढ़ाना था, मैं तो अपने क्लास में उपस्थित था। जब तक 4-5 घंटे में नहीं पढ़ा लेता था तब तक मुझे चैन नहीं मिलता था। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि वो नहीं दिखे, तो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने मिलकर हमें इतना प्रताड़ित किया, हमें जेल जाना पड़ा, हमारे भाई पे मुकदमे, पूरे परिवार पे मुकदमे, हम कैसे देख पाते? उन लोगों ने तो हमें परेशान कर रखा था। उनको डीएम ने तो जेल भेजा नहीं। अगर प्रशासन की बात कहें, न्यायालय ऐसा काम ही उन्होंने कर रखा है कि न्यायालयों ने उनको जेल भेजा, उनके ऊपर मुकदमे चले। और न्यायालय जब जेल भेजता है तो भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना उससे? आप खुद बताइए। एक न्यायालय से उनको जेल होती है तो उसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक न्यायालय उनको राहत देता है तो उसको कहते हैं कि संविधान हमारे साथ है, न्याय की जीत हुई। न्याय की जीत हुई। और नीचे कौन सा न्यायालय है? न्यायालय तो ये भी है, न्यायालय तो वो भी है। तो जो उनके पक्ष में है उसको भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज जो थोड़ा सा उनको राहत दे दिया तो न्याय की जीत हो गई। ये तो महाराज जी, चूंकि गाजीपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है तो नज़र तो सबकी है, देश की भी है, दुनिया की भी है। जी। आपका नाम बड़ा प्रत्याशित था, आपने कई इंटरव्यूज़ में इसका जवाब दे भी चुके हैं, फिर भी हमें भी बता दीजिए। आप क्लास पढ़ा रहे थे, आपके पास एक फ़ोन आता है और फिर पता चलता है आपको भी, और हमारे पास तो बाद में बहुत देर से खबर आती है कि पारसनाथ राय गाजीपुर के प्रत्याशी हैं। फिर हम मीडिया के लोग गूगल करते हैं, नाम ही नहीं मिलता है आपका। फिर हम लोग फ़ोन करते हैं गाजीपुर में आसपास के लोगों को, तब पता चलता है कि पारसनाथ राय जी हैं कौन। कैसे हुआ ये सब? देखिए, संगठन का कार्यकर्ता तो मैं बहुत पुराना हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते हुए मेरे पास अनेक दायित्व भी रहे हैं। और मेरे संगठन की एक विशेषता है ये कि जब उद्घोषक ऐसे घोषणा करता है कि आज से आपके पास ये काम रहा, तो हम लोगों की आदत है पिछला काम छूटा नए काम में लग जाते हैं। तो उसी स्पीड से जो स्पीड से पिछला काम हम कर रहे थे, ये भी उसी तरह का है। हमको पता चल गया कि हमको अध्यक्ष जी ने बता दिया अंत में कि नहीं आप प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, तो उसी दिन से पुराने काम से हमारी मुक्ति हुई, नए काम में लग गए। अध्यक्ष जी से संपर्क किया। तो ये अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने बताया? नहीं, जिलाध्यक्ष जी ने। अच्छा, जिलाध्यक्ष जी ने बताया आपको? जी, मतलब सुनील प्रदेश। सिंह जी ने हमसे कहा कि भाई साहब आप गाजीपुर आइए। उन्हीं से पूछा मैं कैसा लोग कह रहे हैं, क्या है इसमें? उन्होंने कहा नहीं आप जल्दी गाजीपुर आइए। तो गाजीपुर में उनके पास गया, उन्होंने सारी योजना रचना बताई कि अब लगिए चुनाव में। लग गया मैं। 2019 और 24 में एक और फर्क आया है, जो आपने जातिगत समीकरण और पार्टियों के समीकरण के अलावा एक और फैक्टर आया है कि इस बार मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और ये पहला चुनाव है गाजीपुर का पिछले 2 दशकों में जो मुख्तार अंसारी की गैर मौजूदगी में हो रहा है। आपको इसका फायदा मिल रहा है या नुकसान मिल रहा है? उन्हें सहानुभूति नहीं, के फायदा रूप में? मिल रहा है, ये आपको बताने में कोई मुझे दिक्कत नहीं है। मुख्तार अंसारी वो नाम था जिसका बड़ा आतंक था इस जिले में, दहशत थी लोगों के मन में। मुख्तार अंसारी अपने क्षेत्र के बड़े लोगों को बुलाते थे, चचा ये 2 लाख रुपया रख लीजिए। चचा कहते थे कि अरे विधायक जी जाने दीजिए, इस सब की हम कर लेंगे सब। अरे चचा आपका बड़ा खर्चा है, इतने बड़े आदमी आप है, कैसे आपका खर्चा चलेगा? हम प्रेम से कह रहे हैं इसको रख लीजिए। रखने के बाद भाई साहब चचा की हिम्मत नहीं थी कि 2 लाख उसमें और मिलाएंगे और बूथ पर मुख्तार अंसारी को उनको दिखाना पड़ेगा कि हमने 2 लाख नहीं 4 लाख खर्च करके चुनाव के पक्ष में किया है। मुख्तार अंसारी की वो दहशत थी। जिस दिन मुख्तार अंसारी गए, जनपद ने राहत की सांस ली। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि देखिए मुख्तार अंसारी का कितना क्रेज़ था कि उनके नमाज जनाजा में इतने लोग आ गए, गाजीपुर को बंद करना पड़ा, ये उनका प्रेम था।
ये सब बेकार की बातें हैं। आपसे जो कह रहा हूँ आप पता लगा, मैं महसूस कर रहा हूँ, सब लोग जब ये बात मैं कहता हूँ आम जन के बीच में कि जनता ने राहत की सांस ली, तो मैं जितना 20 मिनट 25 मिनट बोलता हूँ सबसे अधिक तालियां इसी पर बजती हैं कि जनता ने राहत की सांस ली। ये भी राहत है कि आपके लिए कि अफजाल अंसारी को सज़ा हो चुकी है, उनका मुकदमा विचाराधीन है और 30 जून तक उस पर फैसला आना है, तो उनकी उम्मीदवारी पे भी संशय है। अब ये तो वो जाने, क्योंकि देखिए मैं हमेशा एक सैनिक की तरह काम किया हूँ अपने संगठन में। जो काम मिला उसको कोशिश, आज तक कोई मेरा काम 2 नंबर का नहीं रहा, हमेशा 1 नंबर पर। ये काम भी, ये जो चुनौती है इसको भी मैंने वैसे ही लिया है, ठीक से। लोगों को लगा कि मैं बहुत नहीं चल पाऊंगा, लेकिन मैं सुबह आपके सामने है, हाँ, 6 बजे हम सुबह इंटरव्यू कर रहे हैं ये। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। 7 बजे से हमारे महामंत्री जाएंगे और 2 कार्यक्रम नगर में होंगे, 2 जगह। फिर मैं निकल जाऊंगा 9 बजे। रात को 12 बजे से सोचता भी हूँ कि ज़रा छुट्टी पहले लोग कर देते, 12 बजे से पहले कभी छुट्टी नहीं होती है। क्योंकि उम्र को लेकर के सवाल उठाए गए थे कि कहाँ वहाँ पे इतनी उम्र के लोगों को दे दिया, फिर वो आगे अगली बार नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उनकी उम्र हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी 75 वाला लगा देगी, फिर उनको छोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन आप तो सुबह 6 बजे से एक्टिव हैं। भी एक बात बताइए, ये अफजाल अंसारी ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी आपके बेटे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जी, आप भी उत्तराधिकारी घोषित करेंगे? ये तो हमसे नहीं हो सकता। अपने पुरुषार्थ, अपने व्यक्तित्व के बल पर कोई जो चाहे ऊंचाइयां छुए, इससे कोई मैं उसको रोक भी नहीं सकता। क्योंकि वो आपसे पहले एक पार्टी में पदाधिकारी की भूमिका में आ गए थे। हाँ, लेकिन उनसे बहुत पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिला कार्यवाह था। और आपसे बताऊं, कोई गांव नहीं है जहां मेरी बाइक नहीं गई हो। युवावस्था में कोई गांव नहीं बचा है जहां मेरी बाइक नहीं गई हो। और उनके उत्तराधिकारी को लेकर क्या कहना है? अफजाल अंसारी, अगर मान लीजिए अफजाल अंसारी अभी चुनाव तो नहीं लड़ते हैं आपसे तो? बता दें एक चीज, आप भी सोचिए कि 4 बार विधायक और 2 बार सांसद, इतने लंबे राजनीतिक जीवन में एक भी कार्यकर्ता वो ना खड़ा कर पाए जिसको वो अपना उत्तराधिकारी बना पाए। अंत में उनको अपनी लड़की नजर आई, अपना भतीजा भी जो मुख्तार अंसारी जिसको शहीद कह रहे हैं, उसका लड़का भी तो है, वो भी तो नजर आना चाहिए। उमर अंसारी, उमर अंसारी, उनकी पत्नी भी तो जेल में है, जेल से भी बहुत लोग चुनाव लड़े हैं, वो भी तो नजर आना चाहिए। जो शहीद क्रांतिकारी जो भी, अरे उन्होंने तो कह दिया कि आजाद चंद्रशेखर, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, राजगुरु, सुखदेव, उनकी तुलना में वो अपने पुराने परिवार के तो लोगों का नाम गिनाते हैं जो कि उस समय रहे भी थे। डॉक्टर एम ए अंसारी के बाद का पूरा परिवार था इस बार। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया कि शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद अब के ये साथ? तो उनकी जबान पर कंट्रोल नहीं है। अभी एक पत्रकार आई थी, अंजना कश्यप जी, आपने देखा होगा टीवी में, कि जूते का पानी पिलाऊंगा उसको। ये खराब बातें हैं, वो माननीय है। जो एक बार जीत जाता है ना, वो माननीय हो जाता है। और वो तो 6 बार प्रतिनिधित्व किया उन्होंने विधानसभा का, लोकसभा का, तो ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। ये उनकी विक्षिप्तता है और दिमागी संतुलन कुछ गड़बड़ लगता है उनका। और कैसे देखते हैं बदले हुए समीकरण को, बदली हुई परिस्थितियों को? चूंकि मुख्तार अंसारी का एक क्रेज रहा था, मैं तो जो कि कह हम लोगों चुका ने हूँ देखा आपसे, है, वो अब नहीं रहे। अफजाल अंसारी खुद कन्विक्टेड हो गए हैं, लड़की चुनाव लड़ रही है और पारसनाथ राय जी एक नए कैंडिडेट के तौर पे आए हैं। सामाजिक समीकरण जिस तरीके से आप बता रहे हैं, या राजनीतिक समीकरण, वो भी बदले हुए हैं। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ना क्या एकदम ही आसान हो गया है? अब मैं एकदम आसान कैसे मानूं? भाई, जो व्यक्ति 4 बार विधायक रहा है और 2 बार सांसद रहा है, उससे लड़ाई है तो मैं एकदम आसान कैसे? लेकिन जनता का समर्थन इतना अधिक मिल रहा है, उसके पीछे एक ही कारण है जो मैं बड़ा कारण मानता हूं। जो मैंने कहा कि मनोज सिन्हा ने जो 14 से 19 तक विकास किया, आज 19 के परिणाम के बाद जनता अपने को ठगा ठगा सा महसूस कर रही है कि हमने क्या कर दिया। ये पूरा विकास अंधेरे में चला गया। अभी मैं भदौरा गया था, लोगों ने कहा कि भदौरा में ट्रेन 3-3 ट्रेनें रुकती थी, एक भी नहीं रुक रही है। हम कहा भाई सांसद जी से कहिए अपने। कहते वो कहते हैं कि मैं सरकार में थोड़ा ना हूँ कि मैं चलाऊँ। हमने कहा उनके पास लेटर पैड तो है ना, रेल मंत्रालय को एक पत्र तो लिख सकते हैं कि भाई यहाँ ट्रेन रुकनी चाहिए।
तो उनसे पूछिए कि क्या कोई पत्र लिखा आपने जिसका जवाब आपको नहीं मिला? तो कहते हैं नहीं नहीं, ये अब उनसे भेंट ही नहीं लोगों की हो रही है। मैं जहां पूछा हूं, आपसे बता दूं कि आपने अफजल अंसारी से भेंट हुई 5 साल में? लोगों ने कहा नहीं भेंट हुई। एक कार्यकर्ता धर्मेंद्र राजभर, जो सुभाषपा का महामंत्री है, अच्छा लड़का, तेज लड़का है, उन्होंने मुझसे कहा भैया उनके लड़के हमको सुबह घर से ले जाते थे, रात में लाकर हमको घर छोड़ते थे, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद एक फोन भी नहीं उन्होंने किया हमको। ऐसा तो हमारी भी कल्पना नहीं थी कि ये ऐसा आदमी कैसे बदल जाता है इस तरह से। आपने सुभाषपा का जिक्र किया, ओम प्रकाश राजभर का जिक्र किया। बहुत पलटते रहते हैं ओम प्रकाश राजभर। फिर आप लोगों की मजबूरी थी कि आप लोग लेके आए ताकि सामाजिक समीकरणों को बनाया जा सके? देखिए, मजबूरी, भारतीय जनता पार्टी ने, जो मुझे लगता है, अपना हृदय हमेशा खोल कर रखा, साफ रखा। चूंकि देश के भले के लिए, अभी आपने देखा ना, धारा 370 में राज्यसभा में जिन सदस्यों ने समर्थन किया, क्योंकि राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाती, जिन सदस्यों ने समर्थन किया उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें खाली हुई, तुरंत पहले उनको सदस्य बनाया राज्यसभा का, जिन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर और समर्थन किया था। तो लोगों के मन के बनते बिगड़ते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर को भी लगा भाई कि आज हमको, क्योंकि वो भी घूम चुके हैं चारों तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती उनको अच्छी लगी होगी, तो आज बीजेपी के साथ हैं वो। इस बार जीत को लेकर के आप लोग आश्वस्त हैं? एकदम आश्वस्त हैं। मुझे तो घूमने से लग रहा है कि कुल 412 शक्ति केंद्र हैं। शक्ति केंद्र भाजपा ने जो संगठन की रचना है, 4 या 5 बूथों का या 6 बूथ, अधिक से, इससे अधिक नहीं, एक शक्ति केंद्र है। शक्ति केंद्रों की बैठक मीटिंग में मैं जाता हूं, जिसमें 100, 125, 150, करीब करीब 200 लोग भी इकट्ठे रहते हैं। सब लोग ये कहते हैं कि अपना बूथ हम आपको जिता कर देंगे। भाई साहब, अब संशय मत कभी करिएगा कि हम बूथ नहीं जिताएंगे। ये सब कह रहे हैं, तो उनके कहने के पीछे कुछ न कुछ तो दम होगा, तभी तो बोल रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ ये भी चर्चा है कि पारसनाथ राय जी को टिकट इस वजह से मिला कि वो मनोज सिन्हा के भी बेहद करीबी रहे हैं, और मनोज सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आपके चुनाव प्रचार में यहाँ पे? तो जरूर आएंगे, वो तो हर जगह जाते हैं। उनके जैसा व्यक्तित्व और उनके जैसा परिश्रमी व्यक्ति संगठन के लिए, पार्टी के लिए, तो मिलना मुश्किल है। कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री को? आपकी मुलाकात हुई है कभी प्रधानमंत्री जी को? तो उस दिन मैंने उनके चरणों में शीश नवाया जिस दिन उन्होंने लाल किले की प्राचीर से घर घर शौचालय की बात कही। लोगों ने कहा कि कौन सी बड़ी बात किया प्रधानमंत्री जी ने। 70 साल बाद इस बात की बात करने का कोई मतलब नहीं था जी, लेकिन मैं देख रहा हूँ गांव में, जो मैं गांव का रहने वाला हूँ, हमारी माताएं बहनें जब सूरज डूबता है तब बाहर तब जाती हैं, सूरज निकलने से पहले जाती सूरज निकलने से पहले जाती हैं। और दिन में पेट में पीड़ा हो गई तो एक समस्या होती है। अब कल की दुल्हन अगर घर में आई है, तकलीफ तो उसको भी हो सकती है, तब और समस्या हमारे घरों में होती थी। ये कैसे लोग निपटते थे, वही लोग, महिलाएं घर की समझ सकती हैं। तो जो इतने संवेदनशील विषयों पर जो व्यक्ति चर्चा कर सकता है, उनकी तकलीफों को दूर करने की बात सोच सकता है, वह नेता निश्चित रूप से आदरणीय है और नमन करने योग्य है, इसमें दो राय नहीं। आपकी मुलाकात हुई है उनसे? प्रधानमंत्री जी से? दूर से। दूर से मुलाकात हुई है। अब इस बार नज़दीक से मुलाकात हो अब जाएगी। की बार नजदीक से हो जाएगी। कितने वोटों से जीत रहे हैं और कितने वोटों से हरा रहे हैं अफजल अंसारी को या उनकी बेटी को? आप ये बता दीजिए फिर। देखिए, मैं बढ़कर बड़ी बातें कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि 70 से 80 हज़ार वोट की जीत होगी। हमारे लोग तो बड़ा बताते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है, जो ग्राउंड रियलिटी है, मतलब इतनी ईमानदारी से भी जवाब देना अपने आप में एक बड़ा जी, चैलेंज 70 से होता है। 80 हज़ार के बीच चुनाव निकल सकता है। आप भारतीय जनता पार्टी से पहले से संघ से जुड़े हुए हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथ कैसे लिंकअप है, ये भी है। लेकिन आपके बारे में एक बात बताई जाती है कि मुलायम सिंह यादव जब यहाँ पे आते थे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, वो भी आपके घर में रुके हुए हैं 15 दिनों तक। जी, असल में यहाँ जो चुनाव हो रहे थे, मध्यावधि चुनाव था, और कांग्रेस से देवराम जी चुनाव मंत्री थे, लड़ रहे थे।
और लोकदल से चुनाव लड़ रहे थे छेदीराम। तो मलिहाबाद और गाजीपुर ये जखनिया विधानसभा दोनों में मलिहाबाद वो बीजेपी के पास था और ये उनके पास था, राष्ट्रीय लोकदल के पास था। राष्ट्रीय लोकदल क्या कहेंगे, उस समय जो पार्टी रही हो, मुलायम सिंह जी उसके नेता थे। लोकदल ही थी वो लोकदल थी, हाँ। अजीत वाली लोकदल थी। जी जी। तो उनका कार्यक्रम मेरे यहाँ लगने वाला था। तो हम लोग चूँकि अब गठबंधन हो गया था और मैं राजनीति में था नहीं, लेकिन संघ का सक्रिय कार्यकर्ता था। लोगों ने कहा, मुलायम सिंह बताया होगा कि वो प्रिंसिपल साहब जो हैं वो ठीक से लगेंगे तो आपका परिणाम अच्छा आएगा। मुझे संदेश आया कि मुलायम सिंह आने वाले हैं। मैंने कॉलेज में तैयारियां कर रखी थी, उसमें सामान्य स्थिति थी। तो एक चौकी लगी थी, दरी नीचे बिछी थी, लोग आए थे, बैठे थे और उनके लिए एक गद्दा ऐसे लपेट के रखा हुआ था और उनके लिए बर्फी उर्फी कुछ मंगाई गई थी, शेष के लिए बतासा रखा हुआ था। तब तक अम्बेसडर कार खर से उधर से आ गई, उतरे तो मुलायम सिंह उतरे, मैं तो पहचानता ही था। आए तो हम भी वो गद्दा खोलना ही चाहते थे। कहना राय साहब ठीक है कोई बात नहीं, इसी पर ऐसे करके और लेट गए उसी पर। फिर दौड़ के लोग बर्फी का नहीं, हम ये अपनी पश्चिम की भाषा में नहीं, बतासा ही ठीक रहेगा, ये ठीक रहे। बतासा खाए, पानी पिए, फिर भाषण दिया उन्होंने। जब जब घूम कर आए तो हमेशा उनका केंद्र हो गया था मेरे यहाँ। बाद में भी संबंध कैसे रहे आपके? बाद में संबंध कैसे रहे आपके मुलायम सिंह? मैं उनका इतना आदर कर रहा हूँ आपसे आज के दिन में कि वो राजनेता थे एक। और जब कलराज जी अध्यक्ष हुए प्रदेश के तो उस समय संबंध ठीक थे उन लोगों के। उनका कि कलराज जी वो कॉलेज जहाँ मैं रुकता था, जरा प्रिंसिपल साहब को कुछ आप बात कराओ। मैं हमसे बात हुई, उन्होंने कहा कि राय साहब क्या मदद चाहिए आपको। हमने कहा आप जैसा इतना बड़ा आदमी मुझसे पूछ रहा है, मेरे लिए यही बड़ी मदद है, आपकी कृपा बनी रहे, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए हमको? आपके इतने अच्छे संबंध थे, आपने कभी पूछा नहीं वो कार सेवकों पे गोली चला लो? चूंकि भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है। अब तब संबंध काफ़ी लंबा गैप हो चुका था, मेरी इतनी रोज़ की बात उनसे नहीं थी। लेकिन उससे अब क्यों ऐसा किया उन्होंने मुझे लगा नहीं। चूंकि 2019 से 24 में 3-4 बड़े भी काम हुए हैं। धारा 370 का हटना, राम मंदिर का निर्माण, उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कह लीजिए कि यूसीसी का लागू होना, सीएए का पास होना, एनआरसी की अवधारणा को लेकर के बातचीत होना, एनआरसी पास होना है, आना ही है, ये तय कर दिया गया है। इसने आपके चुनाव को कुछ आसान किया है क्या? बहुत आसान किया है। देखिए, एक मेरे कम्युनिस्ट मित्र हैं। मित्रता आपकी हर जगह है। लंबा काम हुआ था ना, जैसे गोष्ठियाँ अक्सर होती थी, उसमें वो लोग भी बुलाते थे, हम भी उनको बुलाते थे। गोविंदाचार्य जी गाजीपुर आए थे तो उनको मैं आमंत्रित किया था सबको। लोगों ने कहा कि क्या कमाल है गोविंद जी भैया, ऐसी बात किया कि सब दिमाग से ऊपर से निकल गया, ऐसे नहीं निकल गया। अद्भुत आदमी है भाई। तो उन्होंने कहा कि 100 बरस हो गया करीब करीब, आपने जहाँ एड़ लगाई वहाँ से हिले नहीं 1 सेंटीमीटर भी। आपके संगठन को हम प्रणाम करते हैं। तो ये तो विशेषता है ना, जो बात तय कर लिया आज नहीं तो कल उसको करना ही करना। अवसर नहीं गंवा सकते। एक तो होता है ना कि नेक्स्ट का फ्यूचर प्लान, जैसे हमने बीजेपी का घोषणा पत्र देखा, उसको संकल्प पत्र कह लीजिए, संकल्प पत्र कह रहे हो आप लोग, उसमें बहुत सारी बातें हैं। अगली योजना जो है यूसीसी को लेकर के है। गाजीपुर को लेकर के आपकी कोई पर्टिकुलर योजना है क्या? क्योंकि मनोज सिन्हा की जो एक छवि रही है 2014 से 2019 वाली, उसी छवि को लोग खोजना चाहते हैं फिर से भारतीय जनता पार्टी। बस वही बात है। मनोज सिन्हा का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था और मनोज सिन्हा के संबंध भी बहुत बड़े थे। जो काम जो हो रहे थे, न जाने कहाँ से लोग आ रहे थे, पूछ पूछ के सड़कें बन रही थी। मैं तो आपसे कहूँ कि इतने अच्छे शौचालय बनवाए उन्होंने कि बड़े करोड़ों के घर में भी वैसे शौचालय नहीं हुए जैसा उन्होंने आम जनता के उपयोग के लिए बनवाया। तो पहला काम तो यही रहेगा कि मैं कोशिश करूँगा कि सारे रुके काम गति पकड़ें। और उन्होंने एक युवाओं का रोजगार मेला लगाया था, याद है, मुझे याद है। अनेक कंपनी आई थी और कई लड़कों को ले भी गई यहाँ से, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने बड़ा उपद्रव कर दिया। उसमें उपद्रव के कारण
वो बात ख़त्म हो गई। दोबारा मनोज जी भी नहीं जीत पाए, लेकिन मेरे मन में है कि कहीं ना कहीं उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के बल पर अगर साहब मैं कहूँ, तो फिर वही प्रक्रिया फिर शुरू हो, क्योंकि संबंध तो उनके हैं। मेरे तो मैं कहूँ कि इस तरह के मेरे कोई संबंध नहीं है, लेकिन अपने नेताओं का लाभ तो मिलेगा ना इस तरह से। चूंकि मनोज सिन्हा एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं जहां से अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं रह गए बिल्कुल हैं। नहीं, एक नहीं। वो उपराज्यपाल हो गए हैं जम्मू कश्मीर के, तो वो आपके लिए चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल नहीं सकते। कर सकते। कैसे मदद कर पा रहे होंगे वो अपने पुराने कार्यकर्ताओं के तौर पे, जैसे आपके साथ संबंध है और आपके जैसे और लोगों के साथ संबंध है, वो मदद कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक्टिवली तो पार्टिसिपेट नहीं कर एक चीज़ सकते। बता दूं आपसे ईमानदारी से, मनोज सिन्हा की छाया मदद कर रही है। जिस गांव में जा रहा हूँ, भैया मनोज जी एकदम हमको पूछते, हमको नाम से जानते थे, बुला के एकदम कहते थे कि एकदम हाँ, उनके भीतर एक गॉड गिफ्टेड है। आपको देखा एक बार, आपका नाम, आपका चेहरा, दोबारा फिर जन्म किसी भी समय आपको नाम से लेके बुलाएंगे, चाहे 10 बरस बीत गया हो, जितना भी समय बीत गया हो। तो ये तो उनकी देन है इस क्षेत्र में, और सब लोग आदर कर रहे हैं लोग मनोज सिन्हा के कारण। तो वो कैसे कोई छीन सकता है, ले सकता है, वो तो मुझे मिला हुआ है। चूंकि एक आखिरी बात आपसे करते हैं, इस ये क्षेत्र जहाँ से मैंने शुरू की थी वहीं पे बात खत्म करते हैं। मुख्तार अंसारी की जिन परिस्थितियों में मौत होती है, उन परिस्थितियों को लेकर के आपकी पार्टी पर गंभीर तौर पे सवाल खड़े किए जाते हैं। जिन परिस्थितियों में अतीक अहमद की मौत होती है, उन परिस्थितियों में आपके ऊपर सब गंभीर सवाल खड़े किए जाते हैं, और बार बार ये कहा जाता है कि ऐसी सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम करने के लिए की गई हैं, और मुस्लिमों को दबाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में साफ किया है कि हमें हिंदू मुस्लिम मैं नहीं करता। देखिए, अगर हिंदू मुस्लिम होता तो आवास योजना है, घर घर राशन की योजना है, जितनी योजनाएं हैं आप देख रहे हैं क्या कि हिंदू मुस्लिम उसमें है, एकदम सबको बराबर बराबर है। और तो आश्चर्य होता है जो हिंदू मुस्लिम लोग कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं कर रहे हैं कि हम बीजेपी को छोड़कर दूसरे को वोट ही नहीं देंगे। 3 तलाक की वजह से। हाँ, यानी ये राशन सबसे बड़ा राशन। प्रभावी है। और आवास जो मिला है, जिंदगी में जिसके पास अपनी छत नहीं थी, ऐसे अनेक गरीबों को छत मिल गई। और जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 2024 तक 2029 तक कोई नहीं बचेगा जिसके पास अपनी छत नहीं होगी। ये राशन आप लोगों को बैकफायर नहीं करता क्या कभी, जब जब मिडिल क्लास लोगों के पास जाते हैं, जो टैक्स पेयर है, कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी, 80 करोड़ ऐसे लोग गरीब हो गए कि उनको राशन देना पड़ जा रहा है? देखिए, एक चीज आप पीछे जाइए और कोरोना काल को याद करिए, जब लोग हजारों किलोमीटर से पैदल चलकर भाग के घर आए, लोगों की नौकरियां कंपनियों ने 1/3 वेतन कर दिया, और भी कम वेतन कर दिया, छोटे छोटे रोजगार, सब्जी बेचते थे और करते थे, काम खत्म हो गया, सब अपने घरों को लौट कर आए। ऐसी परिस्थिति में सबको मदद करना, ये प्रधानमंत्री की कितनी सहृदयता है, आप भी अनुभव करिए कि सबको भोजन देने का काम कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। आज दुआ तक चल रहा है, आगे 5 साल भी मिलने वाला है, ये भी तय हो चुका है। अनाउंस हो चुका है। तो आगे क्या निर्णय होगा ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी थीं कि सबको मदद चाहिए। क्योंकि 27 मार्च मुझे याद है, जब मेरा कॉलेज कोरोना पीड़ितों का सेंटर बना था, सूरज कुमार यादव हमारे एसडीएम थे जखनिया तहसील के, वो कहते थे प्रिंसिपल साहब कैसे काम चलेगा, पूरे 4-5 दिन तक खाने की सबको व्यवस्था, मैं रात भर उन्हीं के साथ बैठता था। गांव वाले ने कहा कि आप अंदर रहते हैं, आप कोरोना फैलाएंगे पूरे गांव में। हमने कहा आज से गांव को प्रणाम, अब मैं गांव में नहीं आऊँगा, मैं वहीं रहूँगा जहाँ एसडीएम साहब उस कैंपस में रह रहे हैं। नारे लिखवाना, उत्साहित करना, और उतना सेवा का भाव, और जो जांच हो जाती थी कि ये व्यक्ति कोरोना पीड़ित नहीं है, उसको उसी रात को उसके खाते में 1000 रुपये भेजना, और 1 महीने का वो किट्स बना हुआ था राशन का, सब कुछ उसमें था, चावल, दाल, चीनी, आलू, उसको देना। और ये सामान्य बात नहीं थी। मैं शासन का, हम भी लंबे दिन से देख रहे हैं, ये सेवा का यह भाव पहले हमने नहीं देखा।
योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? चूंकि आपके नेता हैं तो आप मुखालफत तो नहीं करेंगे। मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको कि आज चुनाव को उन्होंने आसान कर दिया है, ये जान जाइए आप। अब कोई माफिया इत्यादि इसकी, जैसे हम लोग क्लास पढ़ाते थे ना, आज जिस लड़के को कुछ नहीं आता जाता है वो सर नीचे करके 40 मिनट बिताता है कि कोई हमसे न कोई सवाल पूछ दिया जाए। छोटे मोटे बदमाश भी सर नीचे करके इस समय अपना समय बिता रहे हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि दाएं बाएं। बहुत बड़े सहायक हैं वो, माना आम जन के लिए। अब वो छिनैती वो और लोगों को परेशान जो करना, संगठित अपराध था वो तो नहीं है, इस बात को तो मानने में कोई गुरेज नहीं है। जी हम लोग छोटे अपराधी भी गांव की सड़कों पर हम लोगों के यहाँ रात में गुमती तोड़ देना, किसी का सामान, छोटा दुकानदार है उसको दुकान में सब सामान निकाल लेना और सड़क पर रंगदारी करना, ये तो बिल्कुल ही बंद हो गया। आपसे बता दें कि वो शून्य हो गया है, ऐसा मैं कह सकता हूँ इस बात को। लेकिन बुलडोजर नीति को लेकर के सवाल उठते हैं कि भाई कोर्ट काम करने दो ना, कोर्ट कहेगा तो घर ढहा देना, आप खुद ही बुलडोजर लेकर चले जाते हैं। एक खासतौर बात से अंसारी परिवार का ये हुआ कि ठीक है कि उनके ऊपर सारे मुकदमे लगे, उनको जेल में डाला गया, लेकिन आप लोग बुलडोजर लेकर उनकी संपत्तियां ढहाने लग गए। देखिए एक चीज़ प्रैक्टिकली आप जानिए कि पुलिस के ही काम को लीजिए, कुछ चीज़ें तत्काल प्रभाव डालती हैं और हम लोग क्लास में सवाल दे देते हैं। हमने कहा कि कल ये तैयार होकर नहीं आएगा तो नाम काट के निकाल देंगे, भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। शासन का नियम है कि आप उनको छुइए मत, बिल्कुल मत स्पर्श करिए। पहले कहा क्या था कि गुरुजी लोग स्कैनिंग छड़ी का भी उपयोग हाँ करते थे, हम लोगों ने खूब मार खाई है और घर वाले कहते थे और मारो। हाँ, लेकिन उसका असर था, इसको बिल्कुल आप खारिज नहीं कर सकते, उसका असर था। अगर आपने दिया कि कल ये 2 लेसन याद करके आओ, अब मन में एक था कि नहीं याद करके जाएंगे तो लात खाना पड़ेगा, तो 80% विद्यार्थी तैयार होके आते थे। और जब ये वातावरण है कि कुछ नहीं होगा, जैसे मन चाहे उसे करो, तो स्वाभाविक रूप से इसका असर रहता है कि नहीं, कहीं बुलडोजर का भी अपना असर है, इसमें दो राय नहीं। अरे ये असर कहाँ कहाँ तक पहुँच गया, बिहार पहुँच गया, मध्य प्रदेश पहुँच गया, राजस्थान पहुँच गया। जी, आपसे सही बता रहा हूँ। जैसे न्यायालय के इतना लंबा प्रकरण है कि छूट गया, ये हो गया, लेकिन अभी आपने सीधे किसी को गोली मारी, पुलिस पहुंची, कुछ नोच नाच शुरू किया, अगल बगल होता है भाई कि ये काम करेंगे तो यही सब हो जाएगा जो हो रहा है। क्योंकि केस मुकदमे तो देख ही चुके हैं कि 2005 की हत्या कब जाकर के, कृष्णानंद राय की हत्या में कब जाकर सजा हुई और कैसे हुई, और लोग छूट भी जा रहे हैं। आपने नहीं देखा जजेज छुट्टी ले रहे हैं कि जब डेट पड़ रही है तो उन्होंने छुट्टी ले लिया कि भाई हम आज नहीं बैठेंगे। मैंने तो अतीक अहमद का देखा कि 10-12 जजों ने उसके मुकदमे से खुद को अलग कर लिया। तो ये है, अगर शासन कड़ा निर्णय नहीं लेता, आप याद करिए विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को, उन्होंने थोड़ा कड़ा निर्णय लिया, उनकी भाई की हत्या हो गई। ये सब चीज़ें देखी गई हैं। कभी न कभी कुछ कड़े निर्णय तो लेने पड़ेंगे किसी को भी। कल्याण सिंह जी देखा आपने ना। हाँ, हमारे पिताजी कहते हैं कितना कड़ाई थी भाई, 16%। आपसे बता दें किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि जो 4-4 बंदूकें और राइफल लेके लोग गाड़ी में चलते थे, अपने आप रख दिया लोगों ने। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसे खुलेआम शस्त्रों का और प्रदर्शन करे। गजब का था उनका। एक बार लोगों ने पूछा कि विकास के बारे में, पत्रकारों ने पूछा इसी गाजीपुर में, कहा क्या बेकार की बात करते हो आप, जब तक गुंडे बदमाश रहेंगे तब तक प्रकाश होगा, विकास होगा। पहले उनको अंदर करना चाहिए, हमको करने दो, जब अंदर कर लेंगे तब विकास शुरू होगा, इसके पहले विकास होने ही नहीं देंगे। अब तो सब अंदर है। लेकिन विपक्ष कहता है कि सब नहीं अंदर है, कुछ आपके चुनिंदा लोग ही अंदर हैं। नहीं, सब अंदर हैं। कोई वो ठाकुर माफियाओं के नाम आते हैं, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, धनंजय सिंह, अब नए अभय सिंह भी आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये सब तो वैसे ही लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी में हमें चाहे जहाँ रहें, कानून के दायरे में जिस दिन आ जाएंगे तो बुलडोजर उन पर भी चल जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये थे पारसनाथ राय, गाजीपुर के प्रत्याशी, जिनके सामने अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। अफजाल अंसारी 2019 के जीते हुए सांसद हैं, लेकिन 2024 में बदली हुई परिस्थितियों में उनकी सांसदी पर भी खतरा है, उनके चुनाव लड़ने पर भी खतरा है, और जो आखिरी नतीजे होंगे वो आएंगे 4 जून को। शुक्रिया।